हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल रियाज कंपटीशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़े थे उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद से आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग एक एक अभिक्रियाओं को समझेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हेडिंग क्या है आज का पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या योगशील कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ या अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो सबसे पहले आइए लिख लेते हैं इसको कि ये जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, या इसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, या इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता हो गया होगा, जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, दूसरा जो टाइप है अपघटन या वियोजन या अपघटन, इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जो टाइप है ये क्या है, वियोजन। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में डिकॉम्बिनेशन कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, हाँ, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टूटना, वियोजित होना। ठीक है, दो भागों में टूट जाना। ठीक है, अब देखते हैं इसके तीसरे टाइप को। तीसरा जो टाइप है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसको ध्यान देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती हो, एक्सोथर्मिक का मतलब यही होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। तो ये मतलब होता है। जो चौथा पॉइंट है हम लोग के पास, उसको समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है, ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग, अब अगला आता है पांचवा जो है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पांचवा जो है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जाना, ठीक है, ये विस्थापन का मतलब होता है, ठीक है। तो इस विस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया लिख रहा हूं शॉर्ट में, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके मतलबों को भी समझ जाते हैं। जब संयोजन या योगात्मक होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जब वियोजन या अपघटन होता है, मतलब इसका मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना, ठीक है, टूटना। मतलब जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं। इस संयोजन में जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं रसायन संयोजन में, ठीक है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, इसमें अभिक्रिया के साथ ऊष्मा का उत्पन्न होना या ऊष्मा का उत्सर्जन होना या ऊष्मा का बाहर निकलना या ऊष्मा का मुक्त होना, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में, इसमें भी आयनों का, एक आयन का दूसरे मतलब इसमें भी वही चीज होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित, इसमें आयनों का विस्थापन होता है, ठीक है। द्विविस्थापन में आयनों का विस्थापन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलके अपनी रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए हम लोग
अभी तक जो पढ़े इसके रासायनिक अभिक्रिया के टाइप उसके बारे में थोड़ा समझा। अब यहाँ पे उसकी परिभाषा को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बताया हूं जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ने का मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या युगशील अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, या एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा क्या कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो उदाहरण है हमारे पास, ठीक है, जब फेरस, ठीक है, प्लस गंधक, इसको गंधक या सल्फर, देखिए ये आपका हो गया फेरस, इसको क्या बोलते हैं, फेरस, ठीक है, फेरस और सल्फर, ठीक है, सल्फर, ठीक है, ये जो फेरस और सल्फर होते हैं, ठीक है, देखिए तो फेरस को हम लोग लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं या आयरन कहते हैं, या क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, आयरन, ठीक है, फेरस, ठीक है, ये इसका प्रतीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब जो ये हमारे पास यहाँ पे दिया है सल्फर, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, गंधक, ठीक है, सल्फर गंधक होता है। ठीक है, तो जब फेरस और सल्फर का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमें फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। FeS मतलब फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं दूसरा जो रिएक्शन है इसका, ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ संयोग करते हैं, मतलब एक साथ क्रिया करते हैं तो वहां पे हमें जल का निर्माण होता है। तो एक अभिक्रिया को लिख लेना है कि जल का निर्माण, किसका निर्माण, जल का निर्माण। ठीक है, तो जल का निर्माण जो होगा, ठीक है, जल का निर्माण, ठीक है, तो जल का निर्माण के लिए हम लोग ये रिएक्शन लेंगे, हाइड्रोजन प्लस O2, तो हमें प्राप्त होगा 2H2O। अब देखिए इसको जल कैसे आप पाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेते तो यहाँ पे देखिए चेक कर लेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये इक्वेशन क्या है, संतुलित भी, ये भी समझ लीजिए कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। तो जल का निर्माण हो गया जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है तब हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ पे कोयले का दहन। ठीक है, अगला जो है क्या है, कोयले का दहन। कोयले के दहन का समीकरण जब लिखना होगा हमें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब कोयले का दहन, तो कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो हम लोग के पास रिएक्शन संयोजन में है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो चौथा है हम लोग के पास, चौथा रिएक्शन ध्यान देंगे, चौथा जो रिएक्शन है इसको मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2MgO। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है, संतुलित समीकरण भी है, ये संयोजन अभिक्रिया भी है। पांचवा जो रिएक्शन है इसमें हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगला जो मतलब एग्जाम्पल है उसमें हम लोग ले लेते हैं उसको सोडियम और क्लोरीन को ले लेते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम
के अणु ले लेंगे और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 2NaCl, 2NaCl। तो देखिए यहाँ पे 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, ठीक है, मतलब 2 क्लोरीन, ठीक है। ये इक्वेशन बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी के सभी क्या हो गए, सभी के सभी संयोजन अभिक्रिया के ये एग्जाम्पल है। इसी में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वो 4 तो हो गए हमारे पास। अब 5वां देख लेते हैं, ठीक है। 5वां जो है इसमें क्या होता है कि अमोनिया, ठीक है, हाँ ये 6वां हम लोग के पास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अमोनिया, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब मिश्रण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया होती है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वह मतलब क्या करता है, धुआं प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त होता है, धुआं प्राप्त होता है, ठीक है। कैसा प्राप्त होता है, धुआं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास NH3, ठीक है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जब इसका संयोग होता है तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अमोनिया। क्या नाम देते हैं, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। NH3 को अमोनिया, ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब ये होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होता है। अब इसको नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, ठीक है, नौसादर इसका व्यापारिक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये सफेद धुआं होता है, जिसे नौसादर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद से या उसको फाजिल भी कहा जाता है, CuCl2, ठीक है। CuCl2 जो होता है वो क्या होता है, एक विषैली गैस होती है, ठीक है। एक कैसी होती है, विषैली गैस। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CuCl2, ठीक है। इसी को CuCl2 को, ठीक है, CuCl2 को क्या ये है, CuCl2 एक विषैली गैस होती है। एक क्या होती है, विषैली गैस होती है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, टूटना, ठीक है, टूटना, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। मतलब कि जब अभिकारक उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या कहलाता है कि वह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया। इसको एक लाइन में कैसे समझेंगे, जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इसमें देखिए इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टूट जाएगा ए प्लस बी में। ठीक है, यही वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग समझते हैं कि पहला एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे NH4Cl, ठीक है, ये वियोजित होकर क्या बनाएगी, NH3+Cl2। ठीक है, अब देखिए ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड किसमें वियोजित हुआ, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। किसमें ये वियोजित हुआ, देखिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि यहाँ पे आप ये देख लेते हैं कि जितने इधर अणु परमाणु है उतने ही इधर भी है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए NH3 तो हम लोग ले लिए, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, एक ही बचा है, तो यहाँ पे Cl2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है, Cl हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सब प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, एक क्लोरीन, ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि इनको करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिए, और जो ये होता है, ये सफेद धुआं प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैसे होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 में यहाँ पे देख लेंगे एक बनेगा यहाँ पे CaO+, देखिए यहाँ पे CaO ले लिए, अब बचा यहाँ पे क्या, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण दो भागों में विभक्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे किसका किसका, कि यहाँ पे ये देखिए अमोनियम क्लोराइड का कर लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कर लिए। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी, फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ये सूत्र होता है, ये भी वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, दो भागों में वियोजित कर लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड को भी। ठीक है, अब इसके बाद से और भी होता है, जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी के सभी तत्व क्या हो जाएंगे, वियोजित होकर दो उत्पाद बना देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तीसरा वाला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। यह ग्रीक शब्द से, ये किस वर्ड से आया है, ग्रीक शब्द से। किससे प्राप्त हुआ है, ग्रीक शब्द से। ठीक है, जो ये एक्सोथर्मिक है, ग्रीक शब्द से। इस ग्रीक शब्द का क्या मतलब होता है, ऊष्मा का बाहर निकलना। इस ग्रीक एक्सोथर्मिक का ये ग्रीक शब्द से आया है, एक्सोथर्मिक, और ये इसका मतलब क्या होता है कि ऊष्मा का बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, या मुक्त होना। ठीक है, या मुक्त होना। ठीक है, या मुक्त होना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। अब ये क्या करता है कि ऊष्मा को उत्पन्न करेगा या ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ये ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इसके लिए मीथेन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कुछ उपयोग को समझ लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, तब जाके इसकी थोड़ा विशेषता को भी जान लेंगे। तो सबसे पहला इसका क्या होगा कि इसकी जो सबसे पहली वो उदाहरण होगा वो होगा प्राकृतिक गैसों का दहन। क्या होगा, प्राकृतिक गैसों का दहन। दूसरा क्या होगा इसमें कि जैसे देखिए पहला ये हो गया, दूसरा होगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, उसके बाद से
हाँ, तो अगला जो तीसरा होगा वो होगा श्वसन, और चौथा जो होगा प्रकाश संश्लेषण। ये सभी के सभी ऊष्माक्षेपी के क्या है, उदाहरण है। तो इसके मुख्य मुख्य जो उदाहरण है उसको आप समझ लीजिए। प्राकृतिक गैसों का दहन, ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, प्राकृतिक गैसों का, ठीक है, का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन। दूसरा जो होगा श्वसन, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताया हूं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही होगा कि जब सूर्य क्या करता है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो यहां से प्रकाश संश्लेषण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है। अब एक जो चौथा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना, ये चौथा है शाक सब्जियों वाला, ठीक है। चौथा जो क्या है, शाक सब्जी, ठीक है, शाक, ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, विघटित होकर क्या बनाना, कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट बनना, ठीक है। तो ये इसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आप समझ गए। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। इसकी विशेषता को भी थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। यह वातावरण में क्या करता है, वातावरण के तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है तो यह क्या करता है, वातावरण में तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद से ये क्या करता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया का निर्माण भी, अमोनिया का बनना भी ऊष्माक्षेपी की वजह से होता है। उसके बाद से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, जिसमें बंध का निर्माण होता है, बंध बनने का गुण हो, ठीक है, बंध बनता है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए एक और चीज, जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ये भी जो अभिक्रिया है, कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी हो गया है, अब ऊष्माशोषी पे डिस्कस। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसका बस एक छोटा सा जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, हाँ, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है उसमें इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण होता है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। ऊष्मा का क्या करती है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी में थोड़ा हम भूल गए हैं, ये प्लस ऊष्मा से दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो ऊष्माशोषी होता है ये माइनस ऊष्मा से दिखाया जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी में अब देखिए अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है अभिक्रिया सही कर लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसे माइनस ऊष्मा का जो चिन्ह होता है माइनस के साथ दिखाते हैं, ठीक है, माइनस ऊष्मा लिख के प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात है, क्या है कि आपको ध्यान देना होता है कि जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें ऊष्मा जिसमें बंध, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ऊष्माक्षेपी में आपको याद बताया है कि जिसमें बंध बने वो ऊष्माक्षेपी होता है, और जिसमें बंध का टूटना हो, जिसमें बंध अगर टूट जाता है, ब्रेक होता है, वह ऊष्मा क्या कहलाता है, शोषी कहलाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ऊष्मा बंध बन नहीं रहा है, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि यह वियोजन या अपघटन की तरह इसकी प्रकृति कैसी होती है। ऊष्माशोषी जो होता है अभिक्रिया, इसका जो प्रकृति है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, वियोजन या अपघटन की तरह होता है, अपघटन अभिक्रिया की तरह होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की प्रकृति कैसी, किस रासायनिक अभिक्रिया की तरह है, तो अपघटन अभिक्रिया की तरह होती है। और जिसमें बंध टूटने की प्रक्रिया हो वो क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो वो क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक
रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में आपको ज्यादा नहीं कुछ समझना है, थोड़ा सा समझिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब ये समझना आपको कि जो विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पे जाके बैठ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए फेरस और कॉपर सल्फेट का हम लोग रिएक्शन कराए तो प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बाहर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फेरस ऑक्साइड, ठीक है, और एल्युमिनियम, तो ये हमारे पास Al2O3 और 2Fe प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक, इतना ही आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पे चला जाता है। ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको देखिए, इसी में अवक्षेप का द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसके बाद से इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसमें जो मुख्य बात है ये क्या है। ठीक है, इसमें मुख्य बात क्या होती है, इसमें मुख्य बात ये है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रदान, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। पूछ ले कि किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन में। पूछ ले कि इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, तो उष्माक्षेपी में। किसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी में। ये बात आपको समझना होगा, जब थ्योरी आप पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस कीजिए, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो वो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अवक्षेप भी प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पे हम लोग कर लिए। ठीक है, अब यहां पे उपचयन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उपचयन क्या होता है, उपचयन का अन्य नाम आक्षीकारक होता है। उपचयन का अन्य नाम क्या होता है, आक्षीकारक। उपचयन का अन्य नाम क्या है, आक्षीकारक जो होता है आक्षीकरण होता है, आक्षीकरण, इसको ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। उपचयन, आक्षीकरण, ऑक्सीडेशन, ये तीनों एक ही नाम है। इसका एक मतलब समझ लीजिए, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए उसे आप क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। या इसकी एक और परिभाषा बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि किसी परमाणु, अणु या आयन से, ठीक है, हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है, अर्थात पृथक हो जाना। ठीक है, पृथक हो जाना क्या कहलाता है, उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह सेम टू सेम किसके तरह होता है, संयोजन अभिक्रिया की तरह होता है। ठीक है, अपचयन जो होता है वह वियोजन की तरह होता है। तो ये बात समझ में आ गया। इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसमें मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। जब पोटेशियम धातु को जल से क्रिया कराते हैं तो भी उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, उपचयन और ऑक्सीकरण ये सभी जान गए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना है, आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, वो क्या बात है, ये बात है कि ऑक्सीजन का युग हो और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास हो, उसे आप उपचयन कहेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और उपचयन ये तीनों एक ही नाम है। तो यहाँ पे मुख्य बात जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का युग और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास हो तो उसे भी आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना। अब देखिए, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकल जाना और हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब अभी कुछ देर पहले मैं आपको
कुछ क्षण पहले बताया हूं कि उपचयन के बारे में, उसमें ऑक्सीजन के क्या हो रहा था, युग हो रहा था और हाइड्रोजन की कमी। सेम उसी का उल्टा हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की अधिकता हो जाएगी, ठीक, या वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अपचयन का मतलब क्या होगा, इसका जो की फैक्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, वो बात है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे आप बोलेंगे क्या, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि या अधिकता, उसे आप बोलेंगे अपचयन। अब देखिए आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखिए एक ये छोटा सा पॉइंट है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में आपको क्या समझना है, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में मतलब एजेंट में, इसमें अपचयन होता है। इसमें क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी कुछ क्षण पहले मैं बताया हूं आपको कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन का मतलब बताया हूं, अपचयन का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे अपचयन आप कहते हैं, ठीक है, अपचयन कहते हैं। तो जब यह प्रक्रिया होगी तो उसे आप ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सभी हो गए। तो ऑक्सीकारक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, मतलब देखिए ये वाली क्रिया होगी तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ध्यान देना है कि इसमें होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब मैं कुछ देर पहले आपको बताया हूं कि ऑक्सीकरण जो हाँ चलो अब आ जाएगा, चलो हाँ ठीक है। अपचायक जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीकरण के बारे में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब अभी मैं आपको बताया हूं, एक मिनट। ऑक्सीकरण का मतलब अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूं कि क्या होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में आपको ध्यान देना है। ऑक्सीकरण में बताया हूं कि जब ऑक्सीजन का युग और हाइड्रोजन की कमी, तब ऑक्सीकरण होगा। और जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो कहलाएगा अपचायक। जब किसी भी अभिक्रिया में यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो अपचायक कहलाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है हम लोग का, वो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा को समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ क्रियाएं हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखते हैं अब अगला जो पॉइंट है ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व भी होता है, ठीक है। इसका उपाय, डिसएडवांटेज हम लोग जानते हैं और उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, उपाय खोजते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण का
प्रभाव, ऑक्सीकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहला संक्षारण, ठीक है, संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है कोरिजन, ठीक है। अब होता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब ये सब मेटल वेटल से रिलेटेड संक्षारण होता है, और विकृत गंधिता मतलब भोजन और से खाद्य सामग्री ग्रोसरी वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडिटी जो होता है इसके बारे में संचार तो हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, संक्षारण और विकृत गंधिता को भी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ठीक है, अब देखते हैं ठीक है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या होगा समझिए, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित या कमजोर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और नमी की वजह से जो भी मतलब समस्याएं होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी की वजह से जो भी संक्षारण होगा वो सब क्या मतलब मुख्यतः इसी की वजह से संक्षारण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक। देखिए इस संक्षारण का एक एग्जांपल है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसकी जो ये कौन सी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, इसको दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे संक्षारण के एग्जांपल को समझिए, लोहे पे जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। विकृत गंधिता मतलब ये क्या होता है, वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थों को उपापचयित होने से उसके स्वाद और गंध के परिवर्तन के लिए विकृत गंधिता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इस देखिए, वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना भोजन में मौजूद वसा तेलों का ऑक्सीकरण के कारण होता है, भोजन के स्वाद और गंध में परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक। ये सब विकृत गंधिता में होता है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। तो विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है, मतलब किसी भी भोजन को, खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए क्या है, तो जैसे आलू, जैसे चिप्स की पैकेट देखे होंगे चिप्स का, ठीक है, तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भर के उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। जो भोजन होता है, भोजन को हम ठंडे स्थानों में रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, उसे सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी भोजन की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके अपने भोजन को सुरक्षित रखते हैं। समझ में आया। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा, अब देखते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक। तो अब यहां तक हम लोग आज की क्लास को कंप्लीट कर लिए। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, मैं आपको बताया। अब क्वेश्चन के माध्यम से इन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यूज क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।